क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जेब में रखा 500 रुपए का नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक छुपी हुई जंग का हथियार है। अब ये किसी जासूसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां सालों से एक ऐसी तस्वीर पेश कर रही हैं जो बेहद चिंताजनक है। उनका दावा है कि पाकिस्तान के कुछ तत्वों की मदद से एक बेहद संगठित ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका मकसद है नकली करेंसी छापकर भारत की इकोनॉमी को तबाह करना। हम यहाँ खराब फोटोकॉपी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऐसी नकली नोटों की जो इतने परफेक्ट हैं कि नंगी आंखों से पहचानना लगभग नामुमकिन है। इस वीडियो में हम एक नकली 500 रुपए के नोट का पूरा सफर ट्रेस करेंगे, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई सिक्योरिटी प्रेस से शुरू होता है, कई सरहदें पार करता है, अपराधियों और जासूसों के एक जाल से गुजरता है और शायद, बस शायद, आपके हाथों तक पहुंच जाता है। ये कहानी है भारत की आर्थिक आजादी पर एक खामोश खतरनाक हमले की। जब हम फेक इंडियन करेंसी नोट यानी FICN की बात करते हैं तो इसे नजरअंदाज करना आसान लगता है, लेकिन इसके पैमाने को समझना जरूरी है। यह कोई साधारण अपराध नहीं है। भारतीय कानून के तहत, खासतौर पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, देश की आर्थिक स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से हाई क्वालिटी नकली करेंसी बनाना या फैलाना एक आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है। और इस कथित आर्थिक युद्ध का सबसे बड़ा निशाना है 500 रुपए का नोट, यानी भारत में रोजाना के नगद लेन देन की भीड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में बैंकों ने 1,17,000 से ज्यादा नकली 500 रुपए के नोट पकड़े, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। और याद रखिए, ये सिर्फ वो है जो पकड़ में आया। जांच एजेंसियां हर साल करोड़ों रुपए की नकली नोट अलग से जब्त करती हैं। असल में कितने नकली नोट चलन में हैं, ये जानना नामुमकिन है, लेकिन ये आंकड़े एक गहरे और लगातार बनी रहने वाली समस्या की तरफ इशारा करते हैं। असली खतरा है इन नोटों की क्वालिटी में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कुछ मामलों में जो नतीजे पेश किए वो चौंकाने वाले थे। कुछ पुराने मामलों में फॉरेंसिक जांच से पता चला कि इस्तेमाल किया गया कागज 100% रैग यानी कपड़ों के रेशों से बना था, बिल्कुल असली करेंसी पेपर जैसा। उन हाई ग्रेड नकली नोटों में वाटरमार्क जैसे सिक्योरिटी फीचर्स की जो परफेक्शन थी वो बताती थी कि असली करेंसी बनाने वाली मशीनों का इस्तेमाल हुआ होगा। सभी नकली नोट इतने उम्दा नहीं होते, लेकिन इसी लेवल की सोफिस्टिकेशन इन घोस्ट नोट्स को इकोनॉमी में घुसने देती है, जो अनगिनत हाथों से गुजरते हैं और पकड़ में नहीं आते। तो पाकिस्तान में कथित रूप से छपा एक नकली नोट भारत के किसी लोकल बाजार तक कैसे पहुंचता है? NIA और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI जैसी एजेंसियों की कई जांचों के मुताबिक ये एक शातिर बहुस्तरीय तंत्र है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि पहला कदम है प्रिंटिंग। भारतीय खुफिया रिपोर्टों और NIA के चार्जशीट ने पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के लोगों की कथित संलिप्तता की ओर इशारा किया है। इन दस्तावेजों में दावे किए गए हैं कि कराची, क्वेटा और पेशावर जैसे शहरों में मौजूद प्रेसेस में हाई क्वालिटी नकली नोट तैयार किए जाते हैं। आरोप है कि इन जगहों पर वो स्याही, कागज और मशीनरी मौजूद है जो भारतीय करेंसी की जटिल सिक्योरिटी फीचर्स की नकल करने के लिए चाहिए। एक बार छप जाने के बाद इन बंडलों को सीधे भारत में नहीं भेजा जाता। इनका सोर्स छुपाने के लिए इन्हें पड़ोसी देशों के जरिए घुमाया जाता है। सालों से जांचकर्ता बांग्लादेश और नेपाल के रास्तों को सबसे बड़े रूट्स बताते आ रहे हैं। खेपों को कथित रूप से इन देशों में तस्करी करके छोटे छोटे कम संदिग्ध पैकेट्स में बांट दिया जाता है। उसके बाद तस्करों और हैंडलर्स की एक चेन काम में आती है। घनी आबादी और नदियों से भरी भारत बांग्लादेश की कमजोर सरहद, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के मालदा जैसे जिलों से एक बड़ा घुसपैठ का रास्ता रही है। इसी तरह नेपाल के साथ खुली सरहद भी ऐतिहासिक रूप से एक और अहम रास्ता रही है। तस्कर तमाम तरीके अपनाते हैं, कार्गो में करेंसी छुपाने से लेकर सरहदी बाढ़ के पार पैकेट्स फेंकने तक, जिन्हें भारतीय तरफ से कोई उठा ले। ये पूरा ऑपरेशन किसी एक गिरोह का काम नहीं है, बल्कि एक फैला हुआ सेल बेस्ड आपराधिक नेटवर्क है। इस पिरामिड के सबसे ऊपर भारतीय एजेंसियों के लंबे समय से चले आ रहे आरोपों के मुताबिक पाकिस्तान की ISI के अंदर के लोग हैं। उन पर प्रिंटिंग की निगरानी करने और इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड को प्रोटेक्शन देने का आरोप है। उनके नीचे इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं, जिनमें कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम जैसे शख्सियतों से जुड़े नेटवर्क भी शामिल हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार करेंसी की आवाजाही का पूरा इंतजाम करते हैं। ये ग्रुप्स बांग्लादेश और नेपाल में हैंडलर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, जो फिर भारत में सरहद पार तस्करी कराते हैं। एक बार भारत में पहुंचने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चालू हो जाता है। एक बड़ी खेप किसी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को दी जाती है, वह जिला स्तरीय एजेंट को देता है और आखिरी में लोकल पेडलर्स तक पहुंचती है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए
एक दो गिरफ्तारियों से पूरी चेन को तोड़ना बेहद मुश्किल बना देता है। इस धंधे का गणित बिल्कुल साफ है। एक नकली 500 का नोट चेन की पहली कड़ी को उसकी अगली कीमत के एक छोटे हिस्से में बेचा जाता है। जब तक यह किसी भारतीय शहर के लोकल पेडलर तक पहुंचती है, इसे फेस वैल्यू का करीब 30-40% पर बेचा जाता है। वो पेडलर फिर उसे किसी व्यस्त बाजार में असली बताकर चलाने की कोशिश करता है, हर नोट पर 60-70% तक मुनाफे का लक्ष्य रखकर। वो ऐसी जगहें चुनते हैं जहां नगद का लेन देन ज्यादा हो और जांच पड़ताल कम। सब्जी मंडी, छोटे किराने की दुकानें, टिकट काउंटर्स और रोड किनारे के ढाबे। वो इस सब की सबसे ज्यादा कीमत कौन चुकाता है? सबसे पहला नुकसान अक्सर छोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वाले और आम लोगों को उठाना पड़ता है, लेकिन इसके आगे का नुकसान पूरे सिस्टम को होता है। जब कोई दुकानदार अनजाने में एक नकली 500 का नोट ले लेता है, तो उस बिक्री का उसका पूरा मुनाफा और अक्सर उससे भी ज्यादा पल भर में खत्म हो जाता है। उसके हाथ में रह जाता है एक बेकार कागज का टुकड़ा। यह उन लोगों पर एक खामोश टैक्स है जो पहले से सबसे कम कमाते हैं। लेकिन नुकसान इससे भी गहरा है। बैंकों और सरकार को डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, इन्फोर्समेंट और नए नोटों पर सिक्योरिटी फीचर्स को लगातार अपग्रेड करने पर भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, ये करेंसी पर लोगों के भरोसे को भी धीरे धीरे खोखला करता है। हर बार जब कोई दुकानदार शक के साथ किसी नोट की जांच करता है या किसी ग्राहक पर गलत तरीके से नकली नोट इस्तेमाल करने का इल्जाम लगता है, तो पूरे सिस्टम में शक और तनाव पैदा होता है। सबसे अहम बात, भारतीय एजेंसियों ने ऐसे खास मामलों की ओर इशारा किया है जिनमें इस रैकेट के मुनाफे का इस्तेमाल कथित रूप से दूसरी खतरनाक गतिविधियों को फंड करने के लिए किया गया। भारत में हुए कई पुराने आतंकवादी हमलों की जांच में ऐसे कथित लिंक्स सामने आए हैं जहां हमलावरों को कम से कम कुछ हद तक इसी नकली करेंसी नेटवर्क से फंड मिला था। आप सोच रहे होंगे 2016 की नोटबंदी और डिजिटल पेमेंट की जबरदस्त बढ़त के बाद भी नकली करेंसी अभी भी इतनी बड़ी समस्या क्यों है? आखिरकार नोटबंदी के घोषित मकसदों में से एक था इन जाली नेटवर्क्स की कमर तोड़ना, और इसने एक अस्थायी झटका जरूर दिया, लेकिन ये नेटवर्क्स बेहद मजबूत और टिकाऊ साबित हुए हैं। सीधा जवाब यह है कि नकद भारतीय इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। खेती, दिहाड़ी मजदूरी और छोटी दुकानदारी जैसे हिस्से अभी भी बड़े पैमाने पर नकद पर निर्भर हैं। जब तक नकद की मांग है, तब तक अपराधियों के लिए सिस्टम में नकली नोट घुसाने का फायदा बना रहेगा। ये नेटवर्क्स पलक झपकते अपना रंग बदल लेते हैं। वे अपने रास्ते और तरीके लगातार बदल रहे हैं। जहाँ लोकल लेवल पर छपे घटिया नकली नोट अक्सर पकड़ में आ जाते हैं, वही सरहद पार से कथित रूप से आने वाले हाई क्वालिटी नोट कहीं बड़ी चुनौती है। सुरक्षा एजेंसियां बताती हैं कि तस्करी के रास्ते हमेशा बदलते रहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में नए अड्डे उभरते रहते हैं, जिससे ये एक लगातार जारी बिल्ली चूहे का खेल बनकर रह जाता है। इसलिए एनआईए, डीआरआई और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की भूमिका, जो इस मोर्चे पर सबसे आगे लड़ रहे हैं, बिल्कुल अहम है। तो ये है वो पूरी कहानी। एक नोट जो कराची में छपता है, नेपाल और बांग्लादेश से होकर गुजरता है, तस्करों के हाथ से बदलता है और आखिरी में किसी सब्जी वाले, किसी ऑटो वाले या किसी छोटे दुकानदार की जेब में पहुंच जाता है, जो ये सोचता है कि उसने आज की मेहनत का पैसा कमाया है। लेकिन असली सवाल ये है, जो 1,17,000 नोट बैंकों ने पकड़े, वो तो पकड़ में आ गए, जो नहीं आए वो कहाँ हैं, किसके पास हैं और कितने हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और यही सबसे डरावनी बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले एक्सपोज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।